हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लोग अमेजोन को क्यों प्रेफर करते हैं बाकी अदर स्टोर से, राइट? या फिर हम लोग हमारे कन्वीनियंस को क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं, प्राइस क्यों ज्यादा टैली करते हैं। यही सारा आप लोगों का मार्केटिंग है। बेसिक मार्केटिंग कंसेप्ट ही इसी पे डिपेंड करता है, राइट? कि कस्टमर्स को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, यही सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। हाय, आई एम पूनम इंदोचा। आज मैं आप लोगों के लिए बीबीए फोर्थ सेम का टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बेसिक मार्केटिंग कंसेप्ट। इसी में आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, सेलिंग क्यों जरूरी है, राइट? एडवर्टाइजमेंट क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर समझनी है। तो डिटेल में समझिएगा और पूरा लास्ट तक समझिएगा। लास्ट में हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे। क्लियर? देखिए, अब प्रोडक्ट कंसेप्ट, आप लोगों के पास दो कंसेप्ट है, दैट इज प्रोडक्शन और प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्शन कंसेप्ट आप लोगों को क्या बोलता है कि आप लोगों को क्या करना है, किस चीज पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान देना है। ठीक है। प्रोडक्शन कंसेप्ट, जब आप मैं बोल रही हूँ कि मैं प्रोडक्शन कंसेप्ट पे ध्यान काम कर रही हूँ, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट आप लोगों को क्या बोलता है कि फोकस ऑन मास प्रोडक्शन एंड वाइड अवेलेबिलिटी। आप लोगों को कोशिश करनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल करवाऊं, सो दैट कि मुझे कॉस्ट क्या लगे, कम लगे, राइट? अगर मैं सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चा, कि कस्टमर की नीड हो या ना हो, मुझे मेरा प्रोडक्ट क्या करना है, बेचना है। लाइक इंश्योरेंस कंपनीज आप लोगों ने देखी होगी, राइट? वो लोग ज्यादा से ज्यादा हैवी एडवर्टाइज करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं। किस चीज को लेके? कि उनको उनका प्रोडक्ट सेल करना ही करना है, एनी एफर्ट, राइट? बट मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि पहले आप कस्टमर की नीड्स को जानिए, राइट? उसको एनालाइज करिए और उसके बाद उस हिसाब से कस्टमर को क्या बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए। दैट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। ये किस चीज पे फोकस करते हैं, सेलिंग कंसेप्ट, प्रमोशन एंड सेल्स एफर्ट्स पे, राइट? और मार्केटिंग किस चीज पे फोकस करता है, आइडेंटिफाई करता है पहले कस्टमर को, सेटिस्फाइड करना है उनकी नीड्स को, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अमेजोन, अमेजोन किस चीज पे फोकस करता है, सेटिस्फेक्शन और कन्वीनियंस पे। क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कंसेप्ट क्या करता है कि जो भी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसको बेचना है। मार्केटिंग क्या बोलता है, मार्केटिंग कंसेप्ट बोलता है कि जो कस्टमर को चाहिए उस चीज को समझ के उनको सेटिस्फाइड करो। आई होप इट्स क्लियर। और सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि कस्टमर की जो नीड है वो तो आपको फुलफिल करना ही करना है,
बट उसके साथ साथ अलोंग का मतलब होता है उसके साथ, अलोंग विथ सोसाइटीज वेलफेयर, आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी क्या करना है, काम करना है। जैसे टाटा ग्रुप क्या करती है, एथिकल प्रैक्टिसेस करती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करती है। आई होप इट्स क्लियर। नीड, वांट एंड डिमांड। नीड क्या बोलती है कि मेरा जो भी बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है दैट इज माय नीड। जो भी मुझे बाय कल्चर बाय प्रेफरेंसेस जो भी मुझे अच्छा लग रहा है मेरा स्पेसिफिक फॉर्म में, वो मेरा वांट हो गया, राइट। जैसे मुझे फूड चाहिए, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना तो लगेगा ही, फूड चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ फूड मुझे पिज्जा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, या मुझे कोई स्वीट खाना है, राइट। तो वो क्या हो गया मेरा वांटिंग पिज्जा, ये मेरी इच्छा है दैट इज वांट, ये मेरी जरूरत है दैट इज नीड। बट क्या मेरी जरूरत को पूरा करने की जरूरत तो है, मेरी इच्छा भी है, बट क्या मेरे पास इसको खरीदने के लिए पैसा है? तो अगर मेरे पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसा है दैट इज माई डिमांड। आई होप इट्स क्लियर। ये हम लोग 11 से बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, कि जब आपकी नीड भी है, आपकी इच्छा भी है, और आपके पास पैसा भी है, जब ये तीनों चीजें मिल जाए उसी को हम लोग बोलेंगे डिमांड। अब डिमांड वांट बैक बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी, मतलब मेरी इच्छा तो है ही, विलिंगनेस है ही, बट क्या मेरी एबिलिटी है पे करने की? और अगर मेरी एबिलिटी है पे करने की तो इट इज कॉल्ड एज डिमांड। कस्टमर वैल्यू। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर वैल्यू, राइट, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन कस्टमर रिसीव्स एंड कस्टमर बेनिफिट। क्लियर, कस्टमर कॉस्ट। कैसे? मैंने एक प्रोडक्ट लिया है, लाइक एक क्लॉथ ले लीजिए 1000 रुपीज का, राइट, 1000 रुपीज का मैंने क्लॉथ लिया हुआ है। वो मुझे कितने साल चला? 1 साल चला, राइट। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो 6 महीने 7 महीने चल जाएगा, बट वो मुझे 1 साल के ऊपर चला है, और वो अभी भी बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा कपड़ा है, अभी भी फटा वगैरह नहीं है, कलर वगैरह नहीं गया है। तो मैंने जितना कॉस्ट पे की थी, मतलब मैंने 1000 रुपीज पे की थी, उसके एक्सपेक्टेशंस में मैं चल रही थी कि मुझे 6 महीना 7 महीना बहुत अच्छे से चल जाएगा मेरे डेली यूज पे। बट वो 1000 वाला प्रोडक्ट मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर के ऊपर हो गया है, और वो अभी तक अभी भी अच्छा चल रहा है, मतलब मुझे उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, मतलब मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया। क्लियर। तो यही कस्टमर की वैल्यू है। तो मार्केटिंग में या फिर बिजनेस को क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। देखो, बेनिफिट क्या बोलता है कि क्या कस्टमर, जो भी कस्टमर को मिल रहा है दैट इज बेनिफिट, और कॉस्ट जो कस्टमर दे रहा है, राइट। जैसे अब मैंने आपको एक प्रोडक्ट बोला, जैसे आप सैमसंग का फोन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सैमसंग के फोन में आप क्या, उसकी क्वालिटी कैसी है, फीचर्स क्या मिल रहे हैं कस्टमर को, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसकी सर्विस, ये सारी चीजें क्या हो रही है कस्टमर को एज अ बेनिफिट मिल रही है। कस्टमर उसके जगह पे आपको क्या दे रहा है, मनी दे रहा है, टाइम दे रहा है, एफर्ट दे रहा है। क्लियर। तो जितना ज्यादा आपका बेनिफिट रहेगा लोअर कॉस्ट पे, उतना कस्टमर वैल्यू क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्लियर। कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट कस्टमर रिसीव्स एंड व्हाट कस्टमर गिव अप। क्लियर। तो कस्टमर की वैल्यू, हम लोग ना उसकी बहुत वैल्यू है, मतलब वो चीज की बहुत वैल्यू है, मतलब उसका जो बेनिफिट्स है या फिर उसकी जो फीचर, मतलब जो आप बोल सकते हैं फीचर्स वगैरह, वो जो मुझे रिटर्न में जो सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा है वो बहुत हाई दे रहा है। If a customer buy a smartphone from Samsung, benefits गुड कैमरा है उसका, परफॉर्मेंस अच्छा है, ब्रांड का ट्रस्ट है, राइट, ट्रस्टेबल ब्रांड है वो। कॉस्ट में मैं क्या दे रही हूँ, प्राइस पेड दे रही हूँ, और टाइम स्पेंड कर रही हूँ, राइट। तो इफ बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट हुई है उसका उससे ज्यादा अगर बेनिफिट है तो कस्टमर ऑलवेज फील सेटिस्फाइड। आई होप इट्स क्लियर। कस्टमर वैल्यू समझ में आया आप लोगों को टॉपिक? कस्टमर सेटिस्फेक्शन अभी मैंने बोला, अगर परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक ठाक है, बट मैंने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखी हुई है, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, डाउन रहेगा। इट्स क्लियर। परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, और मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट किया भी नहीं था, जैसे 200 रुपए का कपड़ा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मेरे को पता है 200 रुपए का कपड़ा क्या ही मिलेगा, चलेगा 8 15 दिन 1 महीना, और परफॉर्मेंस भी उसने वैसे ही दिया, ठीक ठाक, है ना। तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। क्लियर। तो ये मेरा इक्वल टू में आ गया। बट उसका परफॉर्मेंस, जैसे मैंने आपको 1000 रुपीज का कपड़ा बोली थी, मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छा निकला वो कपड़ा, बहुत अच्छा उसने काम किया, राइट। मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया, डिलाइट हो गया। क्लियर।
Now there are two types of marketing environment. There are two types of marketing environment. First one is micro environment and second one is macro environment, right? Micro environment, माइक्रो एनवायरनमेंट में आपको क्या ध्यान में रखना है? These are the factors close to the organization. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एकदम क्लोज है, डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है आपके ऑपरेशन को, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट, राइट? दैट इज इंटरनल फैक्टर्स। जैसे आपके कस्टमर हो गए, डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को लेके कनेक्टेड होते हैं। कॉम्पिटिटर्स डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को या फिर आपके प्रोडक्शन को लेके या फिर आपके सेलिंग को लेके, मतलब ओवरऑल कंपनी को लेके कनेक्टेड होते हैं। आपके सप्लायर्स हो गए, आपके इंटरमीडियरीज हो गए, राइट? तो कस्टमर क्या बोल रहा है कि बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड, कस्टमर बिजनेस को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर की क्या नीड है, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर है। क्योंकि अगर आप कस्टमर की नीड को नहीं समझेंगे, आप उनको प्रेफरेंसेस नहीं समझेंगे कि कस्टमर को एक्चुअली में क्या चाहिए, तो आपका सेलिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कस्टमर आपको प्रेफर नहीं करेंगे, राइट? तो ये डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है या आपके मार्केटिंग के डिसीजंस को अफेक्ट करेगा, राइट? तो आपको कस्टमर्स की नीड्स को समझना है। कॉम्पिटिटर्स, जो फर्म्स ऑफरिंग कर रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्या सेम कॉम्पिटिटर्स भी ऑफर कर रहे हैं? तो आपके प्रोडक्ट में और उनके प्रोडक्ट में क्या फर्क रहेगा? आप दोनों को क्या करना है, अलग अलग प्रोडक्ट पर ध्यान देना है। जैसे सेम प्रोडक्ट है बट आपका कुछ थोड़ा इनोवेटिव है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट? आप रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि उनकी स्ट्रेटेजी से आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज होनी चाहिए, तो ही तो कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्लियर? सप्लायर में भी आपको क्या देखना है, जो भी रॉ मटेरियल या मैं जो भी इनपुट्स दे रही हूँ वो बहुत ज्यादा दूरी पे ना हो, मुझे प्राइसिंग में अफेक्ट ना कर रहा हो, राइट? क्योंकि अगर आपका कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका प्राइस भी बढ़ेगा, राइट? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो रहा हो। जो भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो थोड़ा पास में हो, मुझे रॉ मटेरियल जो मैं बुला रही हूँ वो भी थोड़ा पास में हो, राइट? तो दैट इज सप्लायर। इंटरमीडियरी क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर हु हेल्प इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट। जो भी आपके इंटरमीडियरीज है वो भी आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो भी आप देखिए कि थोड़ा पास पास में हो, या फिर आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन में भी आप देख रहे होंगे कि डायरेक्टली सेल होता है, जो इंटरमीडियरी पर्सन होते हैं वो लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। क्लियर? तो दैट इज इंटरमीडियरी। की पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये सब क्या होते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। इंटरनल फैक्टर्स आर ऑलवेज कंट्रोल इन नेचर। क्लियर? इंटरनल फैक्टर्स ऑलवेज कंट्रोल होते हैं, ये आपको की वर्ड्स ध्यान में रखना है। आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है कि आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, राइट, जो बाहर के फैक्टर्स है, वो कैसे होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। आप इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट बट आप एनालाइज तो कर सकते हैं। आप रिस्क को प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं कि हाँ, मुझे जैसे अब मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है अगर मैं 60 की स्पीड में या 70 की स्पीड में या 80 की स्पीड में चलाऊंगी तो मे भी शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, पहले से प्रिकॉशन लूंगी, 30-40 की स्पीड में गाड़ी चलाऊंगी, राइट? अगर मैं रॉ मटेरियल ला रही हूँ, मैं कोई प्रोडक्शन कर रही हूँ, मुझे पता है मशीन कभी भी खराब हो सकती है, तो मैं उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लूंगी, राइट? अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही है आउटसाइड की, मुझे पता है ये हो सकता है, हाँ, मेरे हाथ में नहीं है, राइट? कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बट फिर भी मैं प्रिकॉशन ले सकती हूँ कि वो शायद में भी मतलब जो भी, अगर इनकेस अगर कोई वो चीज हो जाती है तो मैं उसको कंट्रोलेबल कर सकूं। तो दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या बोलते हैं आपके, जो भी इनकम लेवल है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, परचेसिंग पावर है, ये सब आपके हाथ में नहीं है, बट आप इन सब फैक्टर्स की वजह से ट्राई करिए कि आपका इंटरनल फैक्टर अफेक्ट ना हो या आपके सेलिंग पे या आपके प्रोडक्शन पे डायरेक्टली अफेक्ट ना हो, राइट? पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, देखिए मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब भी आपका एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इनकम लेवल हो गई, इन्फ्लेशन हो गया है ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इन सब बेसिस पे कंटिन्यूअसली एनालिसिस करना है कि कहीं कोई चीज चेंज तो नहीं हो रही है, कोई कोई फैक्टर्स चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर कोई फैक्टर चेंज हो रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करूंगी, मेरे डिसीजंस में चेंजेस लाऊंगी, राइट? जैसे आप देखिए, पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स, कोई अगर पॉलिसीज चेंज हो रही है क्या, लॉज कोई चेंज हो रहे हैं क्या, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, अपने इसमें चेंजेस लाऊंगी। ठीक है, मतलब मैं अप टू डेट रहूंगी।
सोशल एंड कल्चरल में जब आप लोग देख रहे हैं कि वैल्यूज बिलीव्स, देखिए आप लोगों का अगर सोशल कल्चरल अगर आप लोग देख रहे हैं तो जैसे लाइफस्टाइल हो गई, वैल्यूज हो गई, है ना, तो इन सब चीजों में भी आपको क्या करना है, एनालाइज करना है और अडेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू मार्केट। अगर आपका फैशन चेंज हो रहा है तो आपको वो चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजीज को। तो यही सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स आ रहे हैं तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करनी है एनवायरमेंट के, और फिर उसकी रिस्क के हिसाब से आपको वो चीजें समझनी होगी। टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपको पता है, और आप अगर अभी भी वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं पुराने जमाने की, तो आप लोग उसमें बहुत ज्यादा लॉस कराएंगे या फिर आपका प्रोडक्शन उतना अच्छे से नहीं होगा। तो आपको नई चीजों को अडॉप्ट करना भी सीखना होगा, राइट? So that is all the functions and that is all the factors of the organizing factors, external factors. Clear? That is macro environment. तो ये सब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल नेचर का होता है, बट बट मस्ट बी एनालाइज। हम लोग उसको एनालाइज करके क्या कर सकते हैं, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको मैक्रो और माइक्रो समझा हो। मार्केटिंग मिक्स समझना है, दैट इज 4 P's। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्लियर? ये 4 P's है, आपको समझना है। 4 P's क्या बोलता है, अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल टूल्स दैट अ कंपनी यूजेस। किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए और कंपनी की ऑब्जेक्ट को मतलब अचीव करने के लिए या फिर एम को अचीव करने के लिए। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो मैं लोगों को दे रही हूँ, दैट इज प्रोडक्ट, राइट? आइदर अ सर्विस और आइदर अ गुड्स, दोनों में से कोई भी एक चीज जो मैं लोगों को दे रही हूँ। कस्टमर प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स और सर्विसेज अ कंपनी प्रोवाइड्स टू मीट कस्टमर नीड्स। कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी मैं दे रही हूँ, दैट इज प्रोडक्ट। कौन कौन से एस्पेक्ट्स होना चाहिए उसके अंदर, दैट इज क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, फीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, डिजाइन का अच्छा, आप देखते होंगे अगर अच्छा डिजाइन रहा, अच्छा पैकेजिंग रहा, तो हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस चीज को लेके, राइट? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, अ स्मार्टफोन विद गुड कैमरा, बैटरी एंड डिजाइन। जैसे आप वीवो का फोन ले लीजिए, अभी 10,000 12,000 में बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, राइट? इसलिए उसका मार्केटिंग बहुत ज्यादा डे बाय डे बढ़ रहा है। तो दैट इज प्रोडक्ट। प्राइस भी कैसा होना चाहिए, रिजनेबल प्राइस होना चाहिए। जितना रिजनेबल प्राइस होगा और जितना अच्छा क्वालिटी मेंटेन कर रहा होगा कंपनी या बिजनेस, उसका बिजनेस क्या होगा, और ज्यादा ग्रोथ करेगा। देखिए, वो टू चार्ज, प्राइस का मतलब होता है मैं क्या चार्ज कर रही हूँ। प्राइस इज द अमाउंट कस्टमर पेज फॉर दी प्रोडक्ट। की एस्पेक्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्रीमियम होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव उसका देखना चाहिए, और डिस्काउंट में भी देखना चाहिए। आपको ये सारी चीजें देख के ही क्या करना है, प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी को मेंटेन करना है। मतलब कॉम्पिटिटर ने कितना प्राइस रखा हुआ है, कॉम्पिटिटर आपको कितना डिस्काउंट मेंटेन करना है, आपको प्रीमियम कितना मेंटेन करना है, ये सारी चीजें आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आ जाती है। आपको डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स क्या देना है ना, आपका कॉम्पिटिटर कितना दे रहा है या मार्केटिंग में क्या स्ट्रेटेजी चालू है, ये सारी चीजों को एनालाइज करके ही आपको आपके प्रोडक्ट की प्राइस को मेंटेन करना होगा, राइट? सेम प्रोडक्ट आप 10,000 वर्सेस 15,000 तो अफेक्ट करेगा आपकी डिमांड पे, राइट? सेम प्रोडक्ट है, एक मेरे पास 10,000 का भी और 15,000 का भी, सेम फीचर्स है, सेम सब कुछ है, सेम सब कुछ है, तो ऑब्वियस है डिमांड पे अफेक्ट करेगा। मे बी शायद कोई 10,000 वाला परचेस करेगा, कोई 15 वाला, बट मैक्स टू मैक्स लोग 10,000 वाला ही परचेस करेंगे, क्योंकि वो सारे वो ही सारे फीचर्स दे रहा है जो आप उसको दे रहे हो। आई होप इट्स क्लियर। प्लेस, मैं कहाँ पे बेच रही हूँ, इधर ऑनलाइन, ऑफलाइन, लोकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन बेच रहे हैं तो आपको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्लस आपका रिटेलर, होलसेलर, इन सब के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। जब आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन परचेज करते वक्त अमाउंट कम गिरता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेंट वेंट तो लग ही रहा है, बट जो बीच के जो होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, उनके चार्जेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इस और इन चार्जेस को वो एज अ रिजनेबल डिस्काउंट की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, और आप लोग को लगता है कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, राइट? तो मुझे कम इसमें मिल जाता है। प्लेस रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि मैं कहाँ बेच रहा हूँ, मेरा क्या चैनल है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, लोकेशन, लॉजिस्टिक्स, अवेलेबिलिटी, ठीक है, मैं किस तरीके से चीज को अवेलेबल रख रहा हूँ। सेलिंग थ्रू अमेजोन, रिटेल स्टोर्स और डायरेक्ट आउटलेट्स, जो भी आप लोगों का है, आप इन सब चीजों को ध्यान में देना है। मैं कैसे प्रमोट कर रहा हूँ, प्रमोशन इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज यूज्ड टू इन्फॉर्म एंड परसुएट कस्टमर्स।
जितना अच्छा प्रमोशन होगा, जितना अच्छा मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगी अपने कस्टमर्स के साथ, उतना ज्यादा मेरा प्रोडक्ट सेल होगा, राइट? एडवर्टाइजिंग जितना अट्रैक्टिव रहेगा, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट लोगों के आंखों में आएगा। सेल्स का प्रमोशन करना, पर्सनल सेलिंग लाइक इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, जितना अच्छा आपके साथ आपका पब्लिक रिलेशंस रहेगा, उतना अच्छा आपका कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होगा, और कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होने की वजह से आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। लाइक टीवी एड, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, डिस्काउंट, इन सब चीज, ये सारी चीजें आप लोगों के प्रमोशन में क्या करती है, हेल्प करती है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है आप लोगों का कि मार्केटिंग के फंडामेंटल्स, आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे फोकस करना है, राइट? आपको समझना है कि मार्केट की क्या नीड है, मार्केट में क्या एसेंशियल्स प्रोडक्ट चल रहे हैं, ठीक है? वो सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। उसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग को, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। क्लियर? और आपको ये सारे 4 Ps भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा, आप राइट प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएंगे, राइट प्लेस पे कर पाएंगे, प्राइस पे, राइट प्लेस पे कर पाएंगे, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको ये यूनिट समझ में आया होगा। अगर आपको ये यूनिट समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैम इट्स हेल्पफुल। आप नेक्स्ट वीडियो जो भी चाहते हैं उसके ऊपर आप ये भी मुझे टॉपिक लिख के भेजिएगा, मैं उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगी। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस।